नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब ससुर ने बहू से कुछ अच्छा खाने को मांगा तो उसे मिली दुत्कार और बेइज्जती। फिर ससुर ने किया कुछ ऐसा कि सबके होश ठिकाने आ गए। राघव जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू रीमा की बातों को सुनते जा रही थी। लग रहा था कि किसी भी समय वह अपना धीरज खो बैठेंगी, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। रीमा अनवरत बोलती ही जा रही थी। बात पर इतनी सी रही थी कि पिछले 3-4 दिन से राघव जी के दांतों में दर्द हो रहा था। वो दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांत को निकलवाने की सलाह दी, पर दर्द के कारण यह संभव ना था। इसलिए डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी और कहा था कि दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकाला जाएगा। दांत के दर्द की वजह से वे कुछ खा भी नहीं पा रहे थे, इसलिए बहू से खिचड़ी बनाने के लिए कहा, पर उसने 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी। राघव जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू रीमा जोर जोर से चिल्ला कर बोल रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से ही पता क्यों नहीं देते। कितना ही करूं, उनके नखरे ही खत्म नहीं होते। वो यह बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि दांत के दर्द की वजह से ससुर जी रोटी चबाने में असमर्थ हैं, और गुस्से में थाले उठाकर बाहर चली गई। राघव जी ने गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया यार राजकुमार जी के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिवंगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बनी एक बेंच पर बैठ गई और अपने पुराने समय की बातों को याद करने लगे। राघव जी सरकारी कार्यालय में सेवा करते। उनके 3 बेटे थे, राजीव, मोहित और रोहित। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी रेखा एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती, बस अभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। कम खर्च करना क्या होता है, ये राघव जी ने अपनी पत्नी से ही सीखा था। इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार को पत्नी के हाथ में रख देते और खुद निश्चित हो जाते थे। घर के मामले में वे कभी भी नहीं बोलती, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती तो वो हरदम उनके साथ ही होती। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन में उनकी पत्नी ने सबसे अच्छा काम किया कि उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया। राघव जी और रेखा जी ने शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में अपने सपनों का संसार बसाया था। राघव जी ने ऑफिस से लोन लेकर, कुछ अपने दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिला था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो राघव जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और भी बनवा दी। उनके 3 बेटों की शादी हो गई और 3 बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए थे। अब राघव जी अपनी छोटी बहू के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। राजीव, मोहित दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। रसोई सबकी अलग अलग थी। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर रोहित की पत्नी को
बहुत तकलीफ होती। ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती हैं। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि रेखा जी खुद भी एक मेहनती महिला थी, जो उम्र के इस दौर में चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहू ही उन पर निर्भर थी। राघव जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते कि अब हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वो अब करूंगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती। पर राघव जी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। राघव जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होनी को कौन टाल सकता था। उनकी पत्नी ने इतने यत्न से जिस घर की नींव बनाई थी उसमें अब दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गई। एक अकेले राघव जी ही रह गए थे जो सबको समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। 2 दिन पहले ही वो जब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटों और बहुओं की आवाज सुनाई दी। बात जानने के लिए वो चुपचाप वहीं खड़ी हो गई और उनके दुख का ठिकाना ना रहा। जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें 2-2 महीनों के लिए बांट लिया है, छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आजाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा। तकलीफ तो सबको हो गई थी, पर कोई चारा ना था और अब राघव जी 3 हिस्सों में बंट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे और तीसरे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब कहीं महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज यह सोचकर नहीं कराया जाता कि अब 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वो इलाज करा देगा। आज राघव जी के सवर का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था और उनका दिल कुछ मीठा गरम नरम खाने का हो रहा था। उन्होंने अपनी मंजली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और उसका जवाब था कि मैं भी खाली नहीं हूँ, आपको तो कुछ और सूझता ही नहीं है। इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। जब आप 2 दिन के बाद छोटी के पास जाएंगे तो वही खा लेना, मैं पार्टी के लेट हो रही हूँ। राघव जी के सवर का पैमाना छलक दिया। आज तक वो अपने बेटे बहुओं के सब जुल्म बर्दाश्त करते रहे, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसुओं से भर गई और वो राजकुमार जी के घर चल दिए। राजकुमार जी उनके बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक दोनों साथ ही रहे। राजकुमार जी थोड़े व्यावहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वे दिल से नहीं, दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो,
किस बात की तुम्हें कमी है? मकान अभी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करे तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। राघव जी को ये बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है तो ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ ही गया है। राजकुमार जी से सलाह मशवरा करके राघव जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हो। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वो भूखे पेट ही सो गई। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। राघव जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल गया। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा ना करनी पड़े। वो तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से आंख मूंद लेती हैं। राघव जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, जो राजकुमार जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा की, वह वापस आ गई। 10 दिन के बाद जब बेटे बहुएं खुशी खुशी घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी त्योरियां चढ़ गई। छोटे बहू बोलने लगी, हद हो गई लापरवाही। पता था कि हम आज आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते। उसके गुस्से का कारण भी था कि अब 2 महीने राघव जी को उसके पास ही रहना था। काफी देर इंतजार करने के बाद राजीव और मोहित राजकुमार जी के घर गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान दंभे लाख में बेच दिया है और अब वह कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। तीनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि यह एक बंधा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग करोड़ की थी, तो पिताजी ने लाख का घाटा क्यों उठाया? ये उन सब की समझ से बाहर था। कोई चारा ना देखकर सब अपनी अपनी ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास राजकुमार जी का फोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा। कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। राजकुमार जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली उससे तीनों की जुबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे खुंद हो गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। राजकुमार जी ने बताया कि राघव जी हरिद्वार चले गए और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। ये समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बहुत खुशामद करने के बाद राजकुमार जी से वो पिताजी का पता प्राप्त कर सके और उनसे मिलने हरिद्वार की ओर चल पड़ी। पिताजी का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर उन्हें एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित और
स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देख उनके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और मनोज कहकर किसी को आवाज दी। आवाज सुनते ही एक लड़का सामने आकर खड़ा हो गया। सबने उसे चकित होकर देखा। राघव जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और मनोज को 6 प्लेट गर्म गर्म हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच राघव जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन बात करे, पर कुछ पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इतने में मनोज एक ट्रे में 6 प्लेट लेकर आ गया और सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते ना देख राघव जी ने कमान अपने हाथ में ली और बोलने लगे। तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को यह क्या सनक सवार हो गया, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैं और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से कितनी कुशलता से घर को चलाया, ये मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। और आज मुझे ये कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था। पर तुम 6 लोगों ने अपनी एक बाप को ही किस्तों में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं हो पाया। पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन में ही खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ये तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हों तो बहुओं से मैं क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते राघव जी का गला रूंध गया। तीनों बेटे बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। राघव जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा यह फैसला तुम्हें पसंद नहीं आया, यह मैं जानता हूं, पर इसकी जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, 10 लाख के घाटे में बेचा है, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5-5 लाख मैंने अपने पोते पोतियों के नाम के फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेंगे। मैंने ये घर खरीद लिया है, 2 कमरे, रसोई, सभी सुविधाएं हैं। इसमें जो कमी थी वो मैंने पूरी करा ली है। मैंने इसके लिए आश्रम को 10 लाख दिए हैं। मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी जिस लड़की को तुमने देखा वो एक अनाथ लड़का है जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख मैंने इसके नाम से भी जमा कर दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा कर दिए हैं। बैंक से जो इंटरेस्ट आएगा और मेरी पेंशन से मेरा और मनोज का खर्च आराम से चल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आजादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। ये सब कहकर राघव जी चुप हो गई और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों बेटे बहू को समझ नहीं आ रहा है कि पिताजी की इन बातों पर आपने क्या प्रतिक्रिया प्रकट करी, और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर मंजली बहू सोच रही थी
कि एक हलवे की प्लेट की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।